नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आपने पिछला पार्ट देख लिया होगा इस अध्याय का, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है, आपके अर्थशास्त्र है, ये आपको पार्ट टू पार्ट देखेंगे तभी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव पूंजी की चुनौतियां। कि मानव पूंजी का मतलब है कि हमें मानव की जो कार्य क्षमता है उसको और बेहतर करना है धीरे धीरे, कि वो अपना काम बिल्कुल निपुणता से कर सके। तो मानव पूंजी की चुनौतियां क्या क्या है वो हम देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने मानव पूंजी के विविध पक्षों में बहुत उन्नति की है। क्योंकि जो हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम जो मानव पूंजी थी, मतलब मानव कितनी दक्षता के साथ कार्य करता है, कितनी निपुणता से कार्य करता है, वो बहुत ज्यादा कम थी। और हमने धीरे धीरे क्या है, उसके बहुत सारे पक्षों में क्या है, हमने तरक्की की है, उन्नति की है, मतलब मानव पूंजी में हमने सुधार किया धीरे धीरे। साक्षरता जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह मानव पूंजी की कौशलता एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। तो आपको बता दिया कि जो साक्षरता है ना, पढ़ाई लिखाई, ये क्या है, आपका जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह मानव पूंजी की कौशलता और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है। उत्पादकता मतलब कि वो कितनी चीजें उत्पादन कर रहा है, उसको हम उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मान लो अगर आपका अनपढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है, वो बहुत उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो जो उसकी उत्पादन की क्षमता होगी ना, वो बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन अगर वो साक्षरता अगर होगी, उसमें अगर पढ़ा लिखा होगा, तो ये पढ़ाई लिखाई उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है। ये चीज आपको पता अच्छी तरह से। विश्व बैंक द्वारा 2023 में किए गए अनुमान के अनुसार भारत में वयस्क साक्षरता दर पुरुषों के लिए 85% और महिलाओं के लिए 70% है। तो उसमें कहा कि 100 में से 85 जो आपके पुरुषों की अगर बात करें, हम 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की हम बात करते हैं, वयस्क साक्षरता दर मतलब कितने वयस्क साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। तो कहा कि अगर पुरुषों की बात करें तो 85% है और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 70% है। अनेक क्षेत्रों में प्रगति करने के बाद भी भारत मानव पूंजी को विकसित करने में चुनौतियों का सामना करता है। तो इसने कहा कि बहुत सारी चीजों में हमने सुधार किया, लेकिन अब भी हमें जो मानव पूंजी है उसको और ज्यादा हमें आपको बढ़िया बनाना होगा, बेहतर बनाना होगा। तो क्या क्या चीजें हैं जो भारत में, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल पढ़ा था जापान के बारे में, हमने पढ़ा था जर्मनी के बारे में, कि वहां की जो मानव पूंजी है, मानव पूंजी मतलब मनुष्य, वो बहुत ज्यादा क्या है, दक्षतापूर्ण है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो भारत अपने मानव पूंजी को, मतलब अपने जो आपके काम करने वाले हैं उनको आपका अच्छी तरह से क्यों नहीं प्रयोग कर पा रहा है, क्या चीजों की जो चुनौतियां उसके सामने आ रही हैं, वो चीजें हमें पढ़नी है अभी। तो सबसे पहले देखिए, सरस्वती विद्यालय की कक्षा 8 के विद्यार्थी शिवाय को 2 वर्ष पूर्व अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पिताजी की नौकरी चली गई। विद्यालय शिक्षा के 2 वर्षों की हानि ने शिवाय को कैसे प्रभावित किया होगा कि 2 सालों बच्चा स्कूल ही नहीं गया क्योंकि उसके पिताजी की नौकरी छूट गई थी, उसको फीस के पैसे नहीं थे। तो क्या हुआ, उसका जो व्यवहार है वो काफी ज्यादा चेंज हुआ होगा। ठीक है। जितना उसे होशियार होना था, 2 साल ब्रेक लगने के बाद वो फिर से उसी लेवल पे पहुंच गया होगा। ठीक है, ये चीजें होगी। जब किसी व्यवसाय में आवश्यक कौशल युक्त श्रमिक नहीं मिलते तो उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब कोई आपने व्यवसाय शुरू किया, आपने कोई भी मान लेते हैं, किसी भी चीज का आपने व्यवसाय मतलब बिजनेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया, और आपको जो चाहिए थे कारीगर, जो चाहिए थे, जो आपको व्यक्ति चाहिए थे, उनको वो काम नहीं आता होगा, तो वो तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो उसकी उत्पादकता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी उसे, आपके बिजनेस की। ठीक है। अगर मान लो आपने स्कूल खोल लिया और आपको शिक्षक ही न मिले तो क्या होगा। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो समस्याएं भारत में अब भी आती हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत में 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि 65% जो भारत की जनसंख्या है उनकी आयु कितनी है, 35 वर्ष से कम है। मतलब भारत में 100 में से 35 लोग 100 में से 65 लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। इसका तात्पर्य है कि भारत के पास युवा उत्पादक जनसंख्या है, कि भारत की जनसंख्या युवा है। ये बात बिल्कुल इन आंकड़ों से जाहिर होती है।
जो देश की जनांकीय लाभांश प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। मतलब कि जनसंख्या फालतू होने का भी आपको एक लाभ मिलता है और उसमें भी अगर आपकी जनसंख्या युवा है तो आप उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। वही बात इसमें बताई गई, इसको बोलते हैं हम जनांकीय लाभांश। डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। जनांकीय लाभांश उस लाभ को कहते हैं जो एक देश को तब प्राप्त होता है जब उसके पास बड़ी संख्या में युवा और कार्यरत व्यक्ति हो। अब हम दो देशों की बात करते हैं। एक देश क्या है, छोटा है, उसके पास क्या जनसंख्या ज्यादा नहीं है तो उसकी उत्पादकता कम होगी। और एक देश ऐसा है जिसके पास जनसंख्या ज्यादा है कि ज्यादा आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे, लेकिन क्या होगा कि उसकी जो उत्पादकता है वो भी बेहतर होगी, भी ज्यादा होगी। तो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी का एक बेटा है, वो सरकारी नौकरी करता है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ ठीक है, वो कमाता 50,000 रुपए कमाता, और एक आदमी के 4 बेटे हैं और वो 50,000 रुपए कमाते, तो उसके 2 लाख रुपए और उसके 50,000 रुपए आपके। तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी उसने ज्यादा कमाई की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ तो एक का एक बेटा है, वो आपका 50,000 रुपए का आता है, और एक ही आदमी के दूसरे के 4 बेटे थे, उनको नौकरी ही नहीं मिली हुई। तो आप कहेंगे सर ये कम वाला है ना, ये अब फायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, आपको क्या करना है कि आपकी जो जनसंख्या है ना उनकी क्वालिटी आपको बेहतर करनी। मतलब जनसंख्या क्या होनी चाहिए, मानव पूंजी वाली होनी चाहिए, मतलब बेहतर जनसंख्या आपकी होनी चाहिए। कि भारत में आज जनसंख्या तो है, बढ़िया है, लेकिन हमें अब क्या करना है, जैसे उस किसान ने अपने चारों बेटों को नौकरी दिलवाई थी, उसी प्रकार हमारी जो 65% युवा जनसंख्या है, इसको हमें मानव पूंजी बनाना है, इसको बेहतर कौशल हमें सिखाना, बेहतर ज्ञान देना, बेहतर इनको पढ़ाना लिखाना है, तब हमारे ये काम आएगी, तब हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा भी। आपको आगे बात समझ में? जब अधिक लोग काम करते हैं और अपनी जीविका उपार्जित करते हैं तब उन पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या कम होती है। अब देखिए कि जो मैं आपको वही किसान वाला एग्जांपल कि एक था आपका आदमी कमाने वाला, वो 4 थे आपके कमाने वाले, ठीक है। अगर उन 4 में से एक को नौकरी मिल जाए, अगर उनको 4 में से एक पे नौकरी मिल जाए तो उस एक नौकरी पे उसका पूरा परिवार डिपेंड होगा। लेकिन अगर चारों को नौकरी मिल जाए तो सब अपने आप पे, उस पे कोई डिपेंड नहीं होगा ना, उस पे कम लोग डिपेंड होंगे, सिर्फ उनके 2 माँ-बाप है ना, वो उन चारों पे डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे। इसी प्रकार यदि अधिक कार्य करने वाले होंगे तो निर्भरों की संख्या क्या हो जाएगी, जो निर्भर हैं उन पे उनकी जनसंख्या कम होगी। और यही आपका लॉजिक है कि निर्भरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करना चाहिए। कहा कि उन पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या कम होती है, तब देश में व्यापार उन्नति करता है और नागरिकों का जीवन स्तर उन्नत होता है। इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच आवश्यक है। तो ये चीज कब हो सकेगी कि प्रत्येक आदमी काम कर कम कर पाएगा, जब व्यक्ति के पास शिक्षा पहुंचेगी, जब व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ होगा, उसको प्रशिक्षण और कौशल ट्रेनिंग वगैरह उसको सारी चीजें मिलेंगी, तब व्यक्ति काम कर पाएगा। ये सब देश की प्रगति में योगदान करते हैं। आगामी वर्षों में आप जनांकीय वाले अध्याय में इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब आपका जनांकीय आपका अध्याय आएगा अलग से चैप्टर, तो इसमें आप डिटेल से जानेंगे। अब आपको मोटा मोटी बात ये है कि आपकी जो जनसंख्या है, आपका जनसंख्या डिविडेंड है, वो आपको प्राप्त करना है, जनांकीय लाभांश आपको प्राप्त करना है। तो आपकी अधिक से अधिक जनसंख्या कामयाब होनी चाहिए, मतलब काम करने लायक होनी चाहिए भी, ठीक है। वर्तमान में अनेक प्रकार के कार्य उपलब्ध हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है। यद्यपि भारत में कौशल आधारित ज्ञान प्रणाली एवं कर्म कौशल की एक समृद्ध परंपरा रही है। इसने कहा कि आज बहुत प्रकार के ऐसे काम उपलब्ध है जिसमें एक विशेष प्रकार का कौशल चाहिए। यदि आप किसी इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी उद्योग में चले जाइए, वहां स्पेशल एक काम करने वाले की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि वो काम आपको आता है तो आप वो काम कर सकते हैं। तो भारत में ऐसी बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती है या फिर है पुराने समय से भी, कि जिसमें ज्ञान प्रणाली एवं कर्म कौशल की एक समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन भारत की कौशल परंपरा एक बार देख लीजिए आप। प्राचीन भारतीयों के लिए कार्य अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति और पूर्णता के लिए प्रयत्न करने का एक साधन था भी, ठीक है। तो क्या था कि प्राचीन भारतीयों में ना अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति जो काम था वो क्या था, अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति की वो कैसा काम करना चाहता है और पूर्णता के लिए प्रयत्न करने का एक साधन था।
इसे देवता या प्राप्तकर्ता के प्रति अर्जन के रूप में किया जाता था। इसे पूर्ण समर्पण के साथ किया जाता था, मतलब उसको एक देवता की तरह मतलब कि कार्य में पूर्ण तरह से निपुण मानव होना चाहता था प्राचीन भारत में। इसे पूर्ण समर्पण के साथ किया जाता था। कार्य के प्रयुक्त उपकरणों की पूजा की जाती थी। आपको पता होगा कि अभी आपके जो ये हैं, आपके जो भी आप देखना लोकल में जो आपके काम करने वाले ये अपने जो उपकरण है इनको पूजते हैं। ठीक है, आपने दुकानदार देखा होगा कि जाएगा अपनी गद्दी को चुचकारेगा ऐसे करके उसकी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। यह परंपरा आज भी विश्वकर्मा पूजा या आयुध पूजा के निरंतर चल रही है। अतः वस्तुओं के निर्माण में कला एवं ज्ञान का अद्भुत मिश्रण सम्मिलित होता था। ठीक है, ज्ञान का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण हुआ और इस क्रम में नए ज्ञान का सृजन हुआ। वो पुराना ज्ञान था जो चला रहा था वो तो लगातार चला रहा था कि एक से दूसरा सीख रहा था, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आगे बढ़ रहा था और उसमें नए ज्ञान का भी मिश्रण हो रहा था। शिल्प शास्त्र प्राचीन विज्ञान ग्रंथ है। शिल्प शास्त्र नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला, भवन निर्माण, काष्ठकारी और आभूषण निर्माण संबंधी विस्तृत निर्देश मिलते हैं। उदाहरण के लिए मूर्तिकला संबंधी ग्रंथ में शारीरिक मुद्रा, रंगों, माप और चित्रों के अनुपात का सटीक विवरण दिया गया है कि इसका मूर्तिकला संबंधी ग्रंथ है ना, तो उसमें ये बताया गया है कि आपको किस प्रकार से आपका जो मूर्ति है उसमें रंग भरना है, किस प्रकार का उनका अनुपात होना चाहिए, किस प्रकार की सामग्री आपको कहाँ पर यूज करनी है। मतलब आकार उसका अगर हम एक आपकी मान ली मूर्ति बना रहे तो उसमें बताया गया है कि हाथ की आपकी उंगलियां किस साइज की होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है, कौन से रंग भरने, सारी चीजें इसमें आपको दी हुई। ये प्राचीन भारत की बात हम कर रहे हैं। शिल्पकारों के परिवार की अनेक पीढ़ियों ने शताब्दियों तक भारत में मंदिर निर्माण के लिए कार्य किया है। उन्होंने अपने कौशल का प्रयोग बिना इस अपेक्षा के किया कि वे इसका परिणाम देख पाएंगे। इसने कहा कि जो शिल्पकार है ना आपके, जो आपके भवन निर्माण करने वाले हैं उनको शिल्पकार के तौर पर देखिए कि शताब्दियों तक उन्होंने भारत में मंदिर निर्माण के लिए कार्य किया है। शताब्दियों तक 100, 200, 300 साल तक वो लगातार उस काम में लगे रहे हैं। उन्होंने अपने कौशल का प्रयोग बिना इस अपेक्षा के किया है कि उन्होंने ये अपेक्षा नहीं रखी कि वे इसका परिणाम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कि इसका जो रिजल्ट है वो कैसा होगा, क्योंकि आपका 100-200 साल तक निर्माण कार्य चलता रहता था। कार्य को पूजा मानकर नियमित अभ्यास करते हुए, नई तकनीकों को सीखते हुए उत्कृष्टता की खोज में लगे रहे। वो सिर्फ क्या करते रहे, कार्य को पूजा मान के कि ये कार्य है, उनको क्या है कि जैसे पूजा में पूरा ध्यान लगाते हैं निष्ठा से, तो इसी प्रकार उन्होंने पूरा मन लगाकर अपना कार्य किया और धीरे धीरे अपने काम में सुधार करते गए। चीजें क्लियर आपको यहाँ तक? ये सिंपल सी बात है जो आपको पढ़ने मात्र से समझ में आ जाएंगी। जहां भी टॉपिक गहन होगा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, सिले हुए जहाज का निर्माण। भारतीय 2000 वर्ष पूर्व से एक विशेष प्रकार की सिलाई तकनीक का प्रयोग जहाज और नाव बनाने के लिए करते थे। आप कहेंगे सर जहाज का निर्माण वो भी सिलाई तकनीक से करते थे? हाँ जी, बिल्कुल करते थे। इन जहाजों और नाव का प्रयोग से वे हिंद महासागर के देशों में समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए करते थे। अब इन जहाजों का निर्माण वो कैसे करते थे? जब उन्हें दूसरे देश में जाना होता, अपनी चीजें दूसरे देश में बेच के आनी होती, तो इन सिले हुए जहाजों के माध्यम से वो जाते थे। इस तकनीक में लकड़ी के पट्टों को एक साथ किलो के साथ के स्थान पर डोरियों से सिला जाता था। इस तकनीक में लकड़ी के पट्टों को एक साथ किलो के स्थान पर, क्योंकि पहले कीले नहीं थी ठीक इतनी ज्यादा, तो क्या किससे सिला जाता था? डोरियों से सिला जाता था, जिससे वे लचीले बनते थे। जहाजों को हिंद महासागर में आवागमन करने में आसानी होती थी। ये देखिए कि इस प्रकार से ये जहाज को क्या कर रहे हैं, सील रहे हैं। आपको ये देखिए इस प्रकार से रस्सियां ये बनाई गई लकड़ियों से जोड़ के, ठीक है। तो इस प्रकार से बांस वगैरह लकड़ी का, तो लकड़ी ज्यादा हल्की होती तो उनका प्रयोग किया जाता था। 5वीं शताब्दी के सिले हुए जहाज का पुनर्निर्माण। ये कहते हैं कि उत्पादन के अनेक परंपरागत तकनीकें या तो विलुप्त हो गई या समाप्ति की ओर है। तो या तो जो उत्पादन करने की जो आपकी तकनीक थी ना, वो तो या तो विलुप्त हो गई है पुराने समय में, या फिर अब विलुप्त होने की कगार पर है। जैसे उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में सिले हुए जहाज निर्माण की कला का पतन हिंद महासागर में यूरोपीय आगमन के पश्चात धीरे धीरे हुआ। इस आपका 5वीं शताब्दी के आसपास वो जहाज छीलने की जो आपकी जहाज छीलकर बनाए दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब यूरोपीय आ गए, अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने किलों का प्रयोग ज्यादा, लोहे की वगैरह के जहाज बहुत ज्यादा प्रयोग करना उन्हें शुरू कर दिया, तो वो तकनीक क्या हो गई, खत्म हो गई। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग अब केवल
मछली पकड़ने वाली छोटी नाव के निर्माण में किया जाता है, कि जहाज को सील कर बनाया जाता है ना, उसका प्रयोग अब क्या है कि जो केरल में मछली पकड़ने वाले हैं, सिर्फ उस तकनीक से अब वो अपनी मछली पकड़ने वाले नाव बनाते हैं सील कर। आपको आगे बात समझ में? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उत्पादन की स्वदेशी तकनीकों में अत्यधिक गिरावट आ चुकी है? कक्षा में चर्चा करें कि जो हमारी पुरानी तकनीक थी कोई चीज बनाने की, उसमें कमी क्यों आ रही है अभी? आपको ये अपने खुद से डिस्कस करना है कि क्या चीजें। देखो, एक तो क्या होना चाहिए, टाइम आपका कम से कम लगना चाहिए उत्पादन में। उत्पादन के लिए आपको बताया था कि वो चीज जो बनती है वो अधिक समय तक चलनी चाहिए। दूसरा, उत्पादन आपका ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, आपका पर्यावरण को हानि कम पहुंचनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो आपका जो उत्पादन है वो बढ़िया रहेगा। अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी तकनीकों और उत्पादों को ढूंढे जिसे मानव श्रम एवं कौशल का उपयोग हुआ हो। अब चित्रों में और पुस्तक का प्रयोग कर कक्षा में इनकी संक्षिप्त व्याख्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज आप सबने देखी होगी, कुम्हार जो घड़ा बनाता है, उसमें आपका क्या है, आप उसको जरूर देखें किस प्रकार से उसमें मानव श्रम मतलब मेहनत की जरूरत पड़ती है। वो आपकी मिट्टी लेके आता है आपका, ठीक है, फिर मिट्टी को भिगोता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने कौशल से उसको क्या कि चाक पे जो मशीन होती है ना घड़ा बनाने वाले घूमने वाले, उसको चाक बोलते हैं, उस पे घुमा के उसको घड़े का आकार देता है या अन्य मिट्टी के बर्तन वो बनाता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब हमने बात कर ली, हमने किस चीज की बात कर ली अब तक? हम उत्पादन के कारक पढ़ रहे हैं, लाइन से मंत्रबद्ध बट अपना। हमने भूमि की बात कर ली। तो भूमि सिर्फ एक भूखंड नहीं है आपका अर्थशास्त्र में। भूमि का मतलब कि भूमि में वो जो संसाधन होने चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता हो। तो जो आपका व्यापार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, वो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को देखेगा, आवश्यकताओं के अनुसार भूमि को देखेगा। अगर वो भूमि उसकी आवश्यकताओं के अनुसार है तो उस भूमि को या तो खरीद लेगा या फिर किराए पर ले लेगा। उसके बाद हमने बात की श्रम की, कि श्रम क्या होना चाहिए, कि मतलब मजदूर मजदूर क्या होने चाहिए आपके, कि कौशल युक्त होने चाहिए, वो आपके साक्षर होने चाहिए, मतलब उसको बेहतर मजदूर चाहिए भी। ठीक है, उसी में हमने मानव पूंजी पढ़ लिया कि श्रम तो क्या होता है, कि आपका कोई भी मनुष्य काम करता है वो श्रम होता है। लेकिन मानव पूंजी क्या? मानव पूंजी मतलब किसी काम को बेहतर ढंग से करना मानव पूंजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक की, उत्पादक के कारक की, जो है पूंजी। पूंजी अर्थशास्त्र में भौतिक या वित्तीय संपत्ति जिसका उपयोग वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, पूंजी कहलाती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके आपका प्रयोग किसी उत्पादन करने में लगाते हैं वो आपकी पूंजी कहलाती है। आपके पास पैसे हैं, वो आप पूंजी समझते हैं। फिलहाल आपके मन में यही है कि जो पैसे है ना वो आपके लिए धन है, आपके पास वो आपकी पूंजी है। इसके अलावा आपने जो व्यापार किया, व्यापार में जो चीजें आप प्रयुक्त करें, कोई गाड़ी है आपके पास, कोई मशीन है, वो भी आपकी क्या है? पूंजी है। पूंजी आपको समझ में आ गई? कोई भी वो चीज जो आपको उत्पादन करने में सहायता दे वो आपकी क्या होती है? पूंजी होती है। क्लियर है बात आपको? व्यवसाय को अपने दैनिक कार्यों के संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत मौद्रिक संसाधन। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ये आपके मौद्रिक संसाधन है ना, मौद्रिक संसाधन का मतलब है उस धन से, पैसे से जो आपकी जेब में है, जिसका प्रयोग करके आप अन्य चीजें खरीद सकते हैं। तो मौद्रिक संसाधन आते हैं आपकी पूंजी में। और क्या क्या आते हैं? टिकाऊ संपत्ति, जैसे आपके पास मशीन है, औजार है, उपकरण है, ठीक है, वाहन है, उत्पादों के विक्रय तो गाड़ियां हैं जिसको वेडिंग कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर है, दुकानें हैं, कारखाने हैं, कार्यालय, भवन आदि सम्मिलित है। ये सब क्या है? आपकी पूंजी है, क्योंकि इनका प्रयोग आप उत्पादन को करने के लिए करते हैं। अब से अर्थशास्त्र जब पढ़ो तब ये मन से निकाल देना कि पूंजी सिर्फ आपका रुपया होता है। रुपया नहीं होता, आपके पास जो जो चीजें हैं जो आप क्या करते हैं उत्पादन में प्रयोग करते हैं उत्पादन के लिए, वो सारी चीजें क्या है? पूंजी है। ठीक वैसे ही जैसे रत्ना है ना, हमने पढ़ा था रत्ना को क्या था कि को भूखंड किराए पर लेने, फर्नीचर और रसोई के उपकरण आदि को खरीदने हेतु धन की आवश्यकता थी। इन्हीं को पूंजी कहा जाता है। अर्थात धन और मानव निर्मित संसाधन जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उपयोग होते हैं वो पूंजी कहलाते हैं। आपको आगे बात समझ में? अब क्या थी जो रत्ना था, आपका होटल रत्ना होटल करना चाहते थे, उसके पास मान लेते हम कुछ चीजें थी, कुछ चीजें उसको खरीदनी थी, तब उसको किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी, आपकी जो बर्तन है रसोई के वो ढलाई करना चाहती थी ना, तो वो सब क्या है? उसके लिए पूंजी है। अब उन्हें पूंजी की आवश्यकता है, और पूंजी को शॉर्ट में आपको बता दिया, धन और मानव निर्मित संसाधन जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग होते हैं वो सब क्या आपकी पूंजी कहलाती है।
एक निर्माण इकाई या सेवा क्षेत्र उद्यम के लिए, सेवा क्षेत्र मतलब जो सेवा देता है आपको, निर्माण इकाई जैसे आपका कोई एक कंपनी है, वो आपकी मोटरसाइकिल बनाती है, वो क्या आपकी निर्माण इकाई है। और सेवा क्षेत्र मतलब आपका जैसे बैंक है, कोई स्कूल है, वो क्या आपका सेवा क्षेत्र है, कोई चीज आपकी नई नहीं बनाता भी। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल को अटेंड करके आपके। हेलो, हाँ जी मैडम जी, गुड मॉर्निंग जी। मैं मैं आज शाम तक भेजता हूँ जी, एक बार उसके मैथ के तो बाहर गया हुआ था, 6 पेपर तो शाम तक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। हाँ जी, दोनों के भेज देंगे। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आई कि ये आपका क्या सेवा क्षेत्र का बैंक की आपकी किसी चीज का ये निर्माण नहीं करता। तो ये है, किंतु व्यवसाय को पूंजी प्राप्त कहाँ से होगी भी, तो लेकिन ये पूंजी कहाँ से लेके आएंगे, जो चीजें इन्हें चाहिए, जो धन की आवश्यकता है, वो ये कहाँ से लेके आएंगे। जब कोई व्यक्ति व्यवसाय आरंभ करता है, तो उसकी व्यक्तिगत बचत कि उसने कितना बचा के रखा है, परिवार एवं मित्र ही धन और सहयोग के प्राथमिक स्रोत होते हैं, कि वो उसने जितना इकट्ठा किया, कि आप मेहनत करके कोई काम करते हैं और आप क्या करते हैं, धीरे धीरे पैसे बचाते हैं, किसी दोस्त से लेते हैं, तो इस प्रकार क्या वो प्राथमिक स्रोत होते हैं, पहले स्रोत वही होते हैं जो उसके पास है भी। ठीक वैसे ही जैसे रत्नान ने भी अपना व्यापार आरंभ करते समय किया था, किंतु रत्ना के पास व्यापार आरंभ करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। अब रत्ना ने क्या किया, धीरे धीरे जब वो काम करती थी तो पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट किए, कि मैं खुद का होटल करूंगी, खुद का व्यवसाय करूंगी। लेकिन रत्ना के पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए कि जितने में वो होटल कर सके भी। किंतु रत्ना के पास व्यापार आरंभ करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। धन की इस कमी को पूरा करने के लिए रत्ना ने बैंक से लोन लिया। बैंक से क्या लिया, लोन लिया। उसे एक निश्चित अवधि में अपने ऋण मतलब जो उधार उसने लिया है, राशि के साथ साथ ब्याज का भुगतान किया भी। अब ब्याज क्या होता है, अर्थशास्त्र में देखिए हर एक चीज की आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलेगी। ब्याज आपको सबको पता है कि अतिरिक्त शुल्क जो लेते हैं राशि के साथ, लेकिन आपको इसकी दे रखी है, ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण देने वाले व्यक्ति को ऋण की एक राशि के निश्चित अवधि तक प्रयोग करने के बदले दी जाने वाली अतिरिक्त राशि। कि मान लेते हैं कि मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिया, आप 1,00,000 रुपए का प्रयोग करेंगे, तो उस प्रयोग करने के लिए 1 महीने के लिए जो आपने मेरी राशि प्रयोग की है, उसके बदले मैं आपसे कुछ चार्ज लूंगा, कि चाहे वो 2,000 रुपए, चाहे आपको 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, किसके साथ एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि मैंने मेरी राशि आपको प्रयोग करने के लिए दी है। तो उस राशि के प्रयोग करने के बदले मैं आपसे क्या लूंगा, अतिरिक्त चार्ज लूंगा। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और एक आप लाभांश और देख लीजिए, एक कंपनी द्वारा अपने अंशधारकों को नियमित रूप से कंपनी के लाभ में से कुछ अंश देना, वो क्या कहलाता है, लाभांश, लाभ का अंश। कि मान लेते आज मैं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास पर्याप्त रुपया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे जो बिजनेसमैन है जिनके पास पैसे हैं, उनसे मैं क्या करूंगा कि आप मुझे पैसे उधार दे दीजिए भाई, ब्याज पे नहीं। वो कहेगा ब्याज पे नहीं, ये लो हमारा हिस्सा कर लेना अभी, ठीक है। तो जब उसमें से प्रॉफिट होगा ना, तो उन्होंने मेरी कंपनी के लिए पैसे दिए हैं, तो जब लाभ होगा तो मैं क्या करूंगा, उनको लाभ दूंगा, कि आपका 10% हिस्सा है, मैं आपको लाभ में से 10% उनको देता रहूंगा। ये होता है लाभ का अंश, लाभांश। आपको चीजें क्लियर हुई, तो ये आ जाओ यहाँ पे भी। तो ब्याज वाली चीज आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार बड़ी कंपनियों को भी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अत्यधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। जब आप कोई छोटा व्यवसाय करते हैं तो आप ब्याज पे ले लेते हैं, लेकिन जब आप बड़ी कोई चीज करते हैं तो आपको दो धन की मात्रा बहुत बड़ी आवश्यकता में होती है। इसलिए वे शेयर बाजार के माध्यम से आम जनता से धन एकत्रित करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक कंपनी है, उसके लाख शेयर कर दिया, वो कितने कर दिए, 1,00,000, एक कंपनी को लाख हिस्सों में बांट दिया। ठीक है,
तो कहता है कि एक शेयर 1000 रुपए का है, तो उतने भी शेयर आप खरीद ली, आपका हिस्सा कुछ ना कुछ हो जाएगा, 1% से लेके 10% के बीच में, 20% जितने शेयर खरीदेंगे उतना आपका हिस्सा होगा। अब उस कंपनी का लाभ जो होगा ना, वो भी लाख हिस्सों में बँट जाएगा और वो क्या कर देते हैं, लाभ को अपने शेयरों को दे देते हैं। जिन्हें शेयर खरीदे थे ना, हिस्से किए थे, वो उसको दे देंगे। बड़ी कक्षा में जाएँगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आपको आ गई बात समझ में? मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ कि एक बड़ी कंपनी थी, उसने कहा कि ये मैंने अपनी कंपनी के 4 टुकड़े कर दिए। आप 4 से 4 लाख भी कर सकते हैं, आप 40 लाख भी कर सकते हैं। ये कहता है कि एक टुकड़ा मान लेते हैं कि उसको ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, मान लेते हैं बहुत बड़ी राशि 1 लाख, तो एक व्यक्ति ने 25,000 के 1 शेयर खरीद लिया, एक ने भी 25,000 का 1 खरीद लिया और 2 शेयर एक व्यक्ति ने 50,000 के खरीद लिए। आपके पास पैसा आ गया, आपने इससे कंपनी बनाई, तो ये शेयरों के हिसाब से जितनी इनकी वैल्यू है, उसके हिसाब से इनका परसेंटेज हो जाएगा आपकी कंपनी में और ये क्या करेंगे, जब भी लाभ होगा तो आप उसको लाभ दे सकते हैं कि आपका इससे ये लाभ आया, सारी चीजें आपकी काट-कूट के आपका, ठीक है, आपका लाभ का हिस्सा रह के उनके लाभ में से हिस्सा आप उसको दे देते हैं। आम जनता से धन एकत्रित करती है शेयर, ये जो शेयर बाजार में ना आप भी खरीद सकते हैं, आम जनता की बात हो रही है, ठीक है? जब आप शेयर बाजार के बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगी आप कैसे खरीद सकते हैं, ठीक है? शेयर बाजार एक विशेष प्रकार का बाजार होता है जहाँ शेयरों का क्रय और विक्रय होता है। बड़ी कंपनियां आम जनता से अपने लाभ का एक भाग, जिसे लाभांश कहा जाता है, देने के बदले धन जुटाती है भी। दूसरे शब्दों में बड़े व्यवसाय को इस प्रकार के बाजार द्वारा धनराशि या वित्तीय पूंजी प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवसाय के शेयर बेच सकते हैं, ठीक है? वो क्या करेंगे, अपने व्यवसाय के शेयर बोलते हैं, इससे हिस्सा ही मान, शेयर क्या होता है, हिस्सा होता है, उसको आप शेयर बोल सकते हैं। यह प्रणाली कैसे कार्य करती है, इसकी जानकारी आप आगे आगामी कक्षाओं में प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका 8 क्लास का लेवल, आपका यही चीजें काफी, बस इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि बड़ी कंपनियां शेयर अपनी कंपनी के शेयर बेचकर धन एकत्रित करती हैं और जो छोटे-मोटे व्यवसाय होते हैं वो आपके उधार लेकर बचत करके वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। ये आपकी पूंजी हो गई। हमने भूमि पढ़ लिया, उत्पादक के कारक हमने क्या पढ़ लिया, फिर आपका पढ़ा था श्रम पढ़ा था हमने, ठीक है? और तीसरा हमने पूंजी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं उद्यमिता भी। क्या है? उद्यमिता भी। उत्पादन के कारक। उद्यमिता का तात्पर्य सेवन का व्यवसाय आरंभ करना है या फिर किसी समस्या का समाधान करने हेतु कुछ नया निर्मित करने से है। तो जो आपका उद्यमिता का मतलब है, कोई व्यवसाय शुरू करना या फिर कोई समस्या है उसका समाधान करने हेतु कुछ नया निर्मित करने से है भी, ठीक है? वो उसके समा कोई समस्या आई किसी चीज़ के लिए, तो जैसे आपका ये समस्या थी, जो आपका कैमरे वाली समस्या थी, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वाली थी, नेट वाली समस्या थी, तो ये कैमरे बना दिए गए, डिजिटल बोर्ड बना दिए गए, ये सब नई उस समस्या का समाधान के लिए तो बनाए गए। क्योंकि पहले में मार्कर थे, उसपे बच्चे इतनी तरह से समझ नहीं पाते थे, अब आपको ये डिजिटल बोर्ड लेके आ गए हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या है कि यही आपका क्या है, उद्यमिता है। या तो आप अपना व्यवसाय सब स्टार्ट कीजिए, उद्यमिता ही हो, या फिर कुछ किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक नई चीज़ बनाएँगे, उत्पादकता, वही भी तो क्या है आपका एक उद्यमिता है। एक उद्यमी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके पास एक विचार होता है भी। पहले एक बार स्टार्टअप देख लीजिए कि स्टार्टअप प्रारंभिक अवस्था का, और स्टार्टअप सीमित संसाधनों वाला एक उद्यमशील उपक्रम है जिसका उद्देश्य तकनीकी का लाभ उठाते हुए तीव्रवृद्धि और विस्तार करना होता है। मतलब स्टार्टअप क्या होता है कि आपके पास सीमित संसाधन है और आपको उत्पादन करना है, ठीक है? और उसमें आपको क्या, तकनीक का सहारा ज़्यादा लेना है और अपने क्षेत्र को, अपने उद्यम को, अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को जल्दी से विस्तारित मतलब बढ़ाना होता है। इसको हम बोलते हैं स्टार्टअप, कि सीमित संसाधनों के साथ अपना उद्यम स्टार्ट करना है। आपको बातें क्लियर हुई? वो कहता है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जिसके पास क्या है, एक विचार होता है, उसे क्या करना है, जो जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है कि कोई चीज़, आप कोई चीज़ बनाने लगे, कल वो चीज़ चले या न चले, वो क्या है आपका जोखिम है। आपने अपना पैसा उसमें लगा दिया, वो क्या है, जोखिम है। उत्पादन के अन्य कारकों को एकत्रित करता है। उत्पादन के अन्य कारक भूमि है आपका, पूंजी है। पूंजी में आपकी सारी मशीनरी आ गई, आप पैसे मत सोचना आप, ठीक है? पूंजी का मतलब वो आपकी मशीनरी लेके आएगा, भूमि है, ठीक है? आपको जो आपका श्रम है, मतलब श्रम मतलब व्यक्तियों को इकट्ठा करेगा, कर्मचारियों को, जो कारीगर उसको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें व्यतीत करता है और अपने स्टार्टअप के विचार को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है उद्यमी।
ठीक है, उद्यमी क्या है कि और ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, उद्यमिता बोलते हैं। उद्यमी का उद्देश्य नई वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार में लाकर उसके माध्यम से समस्या का समाधान प्रस्तुत करना होता है, जिससे समाज और देश को लाभ पहुंच सके। उद्यमी का उद्देश्य क्या है कि नई व वस्तुओं को और सेवाओं को, अब देखिए मैं आपको सेवा बताता हूँ, जैसे आपका ये अमेजन फ्लिपकार्ट है। स्टार्टिंग में क्या था कि लोग यहाँ से जाते थे घर से और बाजार से चीजें खरीद कर लेके आते थे, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में आया कि क्यों ना मैं ही व्यक्तियों के घर पर वस्तु पहुंचा दूं। तो ये क्या था, उसका एक विचार था। उसने बंदे हायर किए घर से कि मैं तुम्हें रुपए दूंगा और आपको क्या करना है, इस प्रकार घर पे सामान दे के आना है। तो ये उन्होंने क्या था कि घर तक सामान पहुंचाने की, ऑनलाइन बिक्री की एक क्या था, उसका विचार था, और ये उन्होंने हमें सेवा प्रदान की। आपको आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जैसे आपके ये दिव्यांग व्यक्ति पैर से चल नहीं सकते, तो इनके लिए भी किसी ने देखा होगा कि ये चलने में, अगर इनके लिए हम बाइक बना दें 3 टायरों वाली, आपकी व्हील चेयर बना दें, तो ये आसानी से चल सकते हैं। तो ये उसके मन में विचार आया, तो उसने वो चीजें बनाई। यही तो क्या है, उद्यमिता है। उसने पहले संसाधन इकट्ठे करेगा वो। आपको आ रही बात समझ में? तो ये क्या करता है कि जोखिम उठाता है, उत्पादन के कारकों को एकत्रित करता है और अपने स्टार्टअप के विचार को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उद्यमी का उद्देश्य नई वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में लाकर उसके माध्यम से समस्या का समाधान प्रस्तुत करना होता है, जिससे समाज और देश को लाभ पहुंचता। ऑनलाइन बिक्री से आपको भी लाभ पहुंचा, देश को भी लाभ पहुंचा। साथ ही वे रोजगार के अवसर भी सृजित करते हैं और लोगों को आजीविका उपार्जित करने में सहायता करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है और वो क्या करते हैं, लोग अपनी आजीविका मतलब जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं, वो कमा सकते हैं, मतलब लोगों को नौकरी मिलती है। बदले में अपने सपनों को साकार होते हैं और लोगों की सेवा करते थे, उन्हें गहरी संतुष्टि की अनुभूति भी होती है। उसे क्या होता है, बदले में उनको क्या मिलता है, लाभ तो मिलता है, मिलता। साथ में वो देखते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था, तो सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, उनका वो सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है। और साथ में उन्होंंने गहरी संतुष्टि की अनुभूति है। जब आपका कोई काम आप करने की सोचते हैं ना, जब वो काम हो जाए तो आपको संतुष्टि, आप खुश जरूर होते हैं। जैसे मैंने सोच रखा कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे जब आप जुड़ेंगे हमारे चैनल के साथ, तो ये संतुष्टि मुझे भी होगी और मेरा सपना साकार होगा और आप भी पढ़ेंगे भी। इस प्रकार एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है। तो ये देखिए, आप उद्यमी का आपको एक डायग्राम के माध्यम से कि सबसे पहले क्या करता है, वो समस्या की पहचान कर उसके नए समाधान प्रस्तुत करता है। कि समस्या देखेगा कि आज के समय में क्या चीज चल सकती है, ठीक है। फिर उसका क्या करेगा, समाधान देखेगा, इसका समाधान क्या है अभी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, समय और धन का निवेश कर जोखिम उठाता है। अभी समय और धन का, अपना समय बर्बाद नहीं, अपना समय लगाता है और अपना धन उसमें प्रयुक्त करता है, मतलब जो आपके उत्पादन के कारक है उनको इकट्ठा करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, व्यापार संचालन और कार्य प्रणाली से संबंधित प्रमुख निर्णय लेता है कि व्यापार संचालन किस प्रकार से किया जाए और किस मुख्य निर्णय वो लेगा। उत्पादन के विभिन्न कारकों को संयोजित करता है। तो वो क्या करता है, उत्पादन के जो कारक है ना, भूमि लेनी है, आपकी मशीन लेके आनी है, आपके मानव इकट्ठा करने हैं, आपके कर्मचारी, उन सबको इकट्ठा करेगा। नवाचार के माध्यम से समय के कल्याण में योगदान देता है। नवाचार मतलब कोई नई चीज बनाना, अब वो उसको बनाना स्टार्ट कर देगा और आपको क्या करता है, कल्याण में योगदान देना वो शुरू कर देता है। ये आपका व्यक्ति है जिसने भारत के लिए बड़ा स्वप्न देखा था, जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा, आपने नाम सुना होगा, टाटा बिरला। क्या तो टाटा बिरला मतलब एक महान बिजनेसमैन थे। इन्होंने सपना देखा था, जेआरडी टाटा ने, उद्यमी, उद्योगपति एवं परोपकारी व्यक्ति जहांगीर रतन दादा भाई टाटा। जहांगीर आर से रतन, जैसे जहांगीर आर से रतन, ठीक है, रतन जी, और इसे डी से दादा भाई और टाटा से आपका टाटा। उद्यमी उद्योगपति, एक बड़े उद्यमी से आधुनिक भारत के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका। इनका जन्म 1904 में हुआ था। कालांतर में वह देश के बड़े व्यापारिक समूह टाटा समूह के प्रमुख बने। उनका ये मतलब व्यवसायिक समूह मतलब एक बड़ी कंपनियां होती टाटा वगैरह, उनको पूरा समूह होता, उनके चेयरमैन मतलब हेड बने भी। उनका यह मानना था कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं, किंतु समाज की सेवा करना भी होना चाहिए। इसने कहा कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि मैं सिर्फ लाभ कमाना, बल्कि समाज की सेवा भी करना होता है।
1932 में उन्होंने भारत की पहली हवाई सेवा टाटा एयरलाइंस प्रारंभ की, जो बाद में एयर इंडिया बनी हुई। उनके नेतृत्व में उन्होंने क्या किया कि हवाई सेवा स्टार्ट की। भारत में हवाई सेवा इतनी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम हवाई सेवाएं भारत के लिए स्टार्ट करते हो। क्या है कि एक सेवा है, आपको उत्पादन इकाई नहीं है। बाद में उसको एयर इंडिया बन गई। ठीक है, उसके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने विस्तार में कई क्षेत्र, जैसे इस्पात में उन्होंने अपना उद्योग स्टार्ट किया, वाहन निर्माण में, विद्युत उत्पादन में, वितरण, रसायन निर्माण आदि में किया। जेआरडी टाटा अपने कर्मचारियों की देखभाल करने और उन्हें कार्य करने की उत्तम परिस्थितियां प्रदान करने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका एक ही मेन था कि जो हमारे कर्मचारी है ना, वो बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्राप्त करें, बेहतर से बेहतर रहे, क्योंकि उनका ध्यान किसकी तरफ था? मानव पूंजी की तरफ। और मानव पूंजी बता दिया कि कर्मचारी आपके स्वस्थ रहने चाहिए, बेहतर रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। अगर वो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपका जो उत्पादक क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। 1992 में देश की सेवा के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया भी। ठीक है, 1992 में जो भारत देश की उन्होंने सेवा की, भारत में इतनी उद्योग विकसित किए, समाज सेवा के लिए कार्य किया, तो उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। तो कल हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी उत्पादन में सहायक, कि हमने जो आपके उत्पादन के कारक है वो तो पढ़ लिए हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रौद्योगिकी जो उत्पादन में सहायक कारक है। तो हमने देख लिया कि प्रौद्योगिकी, हमने आपको पहले बताया था प्रौद्योगिकी क्या होता है, कि प्रौद्योगिकी उन्हीं संसाधनों में, एक आदमी के पास सेम संसाधन है, अगर वो प्रौद्योगिकी का पालन करेगा, उपयोग करेगा, तो उसका उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। हर एक दिन में एक पार्ट पढ़िए, या फिर आपको समझ में एक पार्ट बेहतर तरीके से आ गया तो अगले पार्ट पर आप जाइए भी। ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।